हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 में आने वाली हिंदी की जो आरो बाग 2 पुस्तक है, उसका दूसरा चैप्टर है आलोक धनवा। फर्स्ट चैप्टर का हमने अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर आलोक धनवा का अध्ययन करेंगे। इनकी जो पतंग कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है, उसका अध्ययन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आलोक धनवा का कवि परिचय है। 7वें-8वें दशक के प्रसिद्ध कवि आलोक धनवा का जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर, बिहार में हुआ था। इन्होंने छोटी अवस्था में अपनी कविताओं की रचना करके अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी प्रारंभिक कविताएं हिंदी के गंभीर काव्य प्रेमियों को अति प्रभावशाली लगी। अल्पकाल में इतनी ख्याति प्रसिद्धि मिल जाने पर भी कवि आलोक धनवा ने थोक के भाव में लेखन नहीं किया। इनकी पहली कविता है जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद में भागी हुई लड़कियां, ब्रुनो की बेटियां रचनाओं में से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है, जो 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कवि आलोक धनवा पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया, साथ ही कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में सहयोग किया है। इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी कविता जो अपने पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है, उसका हम परिचय प्राप्त करेंगे। परिचय का अर्थ होता है पहचानना। पाठ्य पुस्तक में आलोक धनवा की पतंग कविता समाविष्ट है। पतंग एक लंबी कविता है। इसके तीसरे भाग को, आलोक धनवा की जो कविता है पतंग, इसके तीसरे भाग को अपने पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। ये एक लंबी कविता है। इस पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। वर्षा ऋतु के धारासार मौसम के बाद शरद ऋतु के आने से धरती पर चमकीली धूप छा जाती है और प्रकृति में परिवर्तन आने से सारा परिवेश यानी वातावरण सुहावना बन जाता है। इसी मनोरम परिवेश में बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं। रंग बिरंगी पतंगों के साथ बच्चों की उमंग भी, बच्चों में जोश भी आसमान को छूने लगता है और सब और बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती हैं। कविता में पतंग उड़ाने को लेकर के कवि ने अनेक बिंब उपस्थित किए हैं। बच्चे छतों पर दौड़ते हैं, रंग बिरंगी पतंगे तितलियों की तरह उड़ती हैं। बच्चों की भागदौड़ से दिशाएं मानो मृदंग की तरह बजने लगी हैं। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है। बच्चे गिरते संभलते रहते हैं, मानो पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें गिरने से रोक लेती हैं। इस तरह की पतंगबाजी से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बार बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लेकर मानो स्वयं भी हौसलों की उड़ान भरने लग जाते हैं। तो बच्चे खेलते हैं तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है, तो बच्चों को खेलने दिया जाए। आलोक धनवा की कविता है पतंग, जिसका तीसरा भाग अपनी पाठ्य पुस्तक आरो बाग 2 में सम्मिलित किया गया है। इसका पहला पद है सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। सर्दी आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कठिन शब्दार्थ हैं। सर्द यानी सर्दी की ऋतु,
भादो यानी भाद्रपद हिंदी का महीना। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कि कविता पतंग से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति की मनोरम यानी सुंदर छटा यानी शोभा ता बाल मन की उमंगों का वर्णन किया है। आलोक धनवा का काव्य संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है, जो कि एकमात्र काव्य संग्रह है। उसमें एक कविता संग्रहित है पतंग, और उस पतंग कविता का तीसरा भाग अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्रकृति की जो सुंदर शोभा है और बच्चों के मन में जो उमंग जोश होता है उसका वर्णन इन्होंने इस पद में किया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि प्रकृति के निरंतर यानी लगातार परिवर्तन के कारण, बदलाव के कारण वर्षा ऋतु अर्थात भादो का महीना बीत गया है। तन मन को भिगोने वाली बारिश की बौछारें अब समाप्त हो गई हैं। खरगोश की लाल आंखों के समान लाल सवेरा अपनी चमक के साथ उदित हो गया है। सर्दी की ऋतु धूप की तेज चमकती हुई साइकिल को तेजी से चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आ गई है। यह सर्द ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि सर्द ऋतु अपनी चमकीली साइकिल की घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले सुंदर इशारे कर करके बुला रही है। कहने का भाव यह है कि सर्द ऋतु आते ही बच्चे अपनी पतंग लेकर उड़ाने दौड़ पड़ते हैं। सर्द ऋतु ने अपने आगमन से आकाश को इतना कोमल और हल्का बना दिया है ताकि बच्चों की पतंगे आसानी से ऊपर की ओर उड़ सके। तो इस पद में बताया कवि के द्वारा कि वर्षा ऋतु बीत चुकी है, भाद्रपद का महीना है, सर्द ऋतु का आगमन हो गया है, और जब सर्द ऋतु का आगमन होता है तो आकाश एकदम साफ स्वच्छ हो जाता है, वातावरण सुंदर हो जाता है, अच्छा बन जाता है। और सर्द ऋतु इस प्रकार से हमारे परिवेश में आती है कि जैसे चमकती हुई साइकिल जिसकी घंटी बजाई जा रही है, और वह बच्चों को जो कि पतंग उड़ाते हैं उनको बहुत ही सुंदर चमकीले इशारे कर करके बुला रही है कि आओ और पतंग उड़ाओ, क्योंकि सर्द ऋतु के आते ही आकाश एकदम साफ और स्वच्छ हो जाता है। विशेष है कवि ने प्रकृति का मनोहार यानी सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है कि सर्द ऋतु आते ही आकाश साफ चमकीला और कोमल हो जाता है। सर्द ऋतु का इस कविता में मानवीकरण किया गया है, तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब की प्रस्तुति शब्दावली को कोमल व सहज बना रही है। सर्द ऋतु का मानवीकरण किया गया है, इसमें मानवीकरण अलंकार है, जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं को, चीज़ों को मानव की तरह क्रिया करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरा पद है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कठिन शब्दार्थ है कमानी यानी बांस की पतली लकड़ी जिसे पतंग बनाने में काम में लिया जाता है। किलकारी यानी बच्चों के हंसाने की तेज आवाज। प्रसंग है ये काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कि कविता पतंग से लिया गया है। पतंग की विशेषताओं को रंग बिरंगी तितलियों के समान इसमें बताया गया है। दूसरे पद की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि सर्द ऋतु के आने से उत्साह, उमंग व खुशियों का माहौल बन जाता है, वातावरण बन जाता है। सर्दी के मौसम में धूल रहित आकाश साफ और चमकीला दिखाई देता है ताकि पतंगों को उड़ने में आसानी रहे। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग उड़ सके, वह पतंग जो दुनिया की सबसे पतली कागज से बनती है, पतंग के साथ साथ पतली लकड़ी की कमानी भी उड़ सके। पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि मानो नाजुक कोमल व हल्की तितली आकाश में स्वच्छंद यानी स्वतंत्र होकर के विचरण कर रही हैं। पतंगों को उड़ते देख बच्चों का उत्साह उनकी बजाई जा रही सीटियों व खिलखिलाने की आवाज़ से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। कहने का भाव कि अपनी पतंगों को आकाश छूते देख बच्चे अत्यधिक प्रसन्न थे।
उस खुशी को वे आवाज़ें निकाल करके व्यक्त कर रहे हैं। तो दूसरे पद में शरद ऋतु के आने से चारों ओर उत्साह, उमंग और खुशी का माहौल हो जाता है। जब सर्दी की ऋतु आती है तो आकाश एकदम साफ सुथरा और चमकीला हो जाता है। पतंग उड़ाने में आसानी होती है। पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज होती है। तो सर्द ऋतु के आते ही ऐसा आकाश हो जाता है, ऐसा मौसम हो जाता है कि पतंग आसानी से उड़ सकती है। पतंग में जो लकड़ी की कमानी लगाई जाती है वो भी आसानी से उड़ सकती है। जो कागज होता है हल्का, वो भी आसानी से उड़ सकता है। और उड़ती हुई पतंगों को देख करके कवि कल्पना करता है कि आकाश में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। उनको देख करके बच्चे बहुत खुश होते हैं। और बच्चे खुश होते हैं इसका अनुमान कवि लगाते हैं कि वे सीटियां बजाते हैं, किलकारियां निकालते हैं, खिलखिला करके हंसते हैं। ये उनकी खुशी होने का कारण स्पष्ट होता है। विशेष कवि ने पतंगों से सजे सुंदर आकाश की तितलियों के रंगीन संसार से तुलना की है। सुंदर भाव वर्णन, उपमा अलंकार, सरल सहज शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इस कविता का तीसरा पद है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मर्दिंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। बेसुध का अर्थ होता है जिसे कोई होश या कोई खबर नहीं हो। मृदंग वाद्य यंत्र जो हाथ की थाप से बजाया जाता है। पेंग यानी झूला झूलना। और लचीला का अर्थ होता है गति। तो ये काव्यांश आलोक धनवा द्वारा रचित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कि कविता पतंग से लिया गया है। बच्चों का कोमल व लचीला होना, पतंग उड़ाते समय किसी बात का होश न रखना, कवि ने उन सब का यहाँ पर वर्णन किया है। इस पद की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म के साथ ही अर्थात जब वे जन्म लेते हैं तभी से उनका शरीर कोमल रुई के समान हल्का होता है। उनकी कोमलता के स्पर्श करने के लिए स्वयं पृथ्वी भी उनके व्याकुल बेचैन पैरों के पास आ जाती है। जब वे बेसुध होकर के आसपास की स्थिति को जाने बिना दौड़ते हैं तब उनके पैरों के स्पर्श से कठोर छतें भी कोमल बन जाती हैं। उनके भागते पैरों की आवाज़ से प्रतीत होता है कि चारों दिशाएं मर्दिंग की बाती मधुर संगीत निकाल रही हैं। वे पतंग उड़ाते हुए झूले की बाती पेंग भरते हुए आगे पीछे होते हुए दौड़ते हैं। उसमें बच्चों का शरीर पेड़ की डालियों की तरह लचीलापन लिए हुए रहता है। झुकना, मुड़ना, दौड़ना, कूदना सारी क्रियाएं वे शरीर के लचीलेपन के कारण ही कर पाते हैं। तो इस पद में कवि ने बताया है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो बहुत ही कोमल होते हैं। उनका शरीर रुई के समान बहुत ही हल्का होता है। उनकी कोमलता का स्पर्श पाने के लिए पृथ्वी भी उनकी व्याकुल बेचैन पैरों के पास आ जाती है। जब वे बेसुध होकर के आगे पीछे होकर के दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं तो कठोर छतें भी कोमल बन जाती हैं। उनकी पैरों से ऐसी आवाज निकलती है कि चारों दिशाएं मर्दिंग की बाती बज रही हो। जब वे पतंग उड़ाते हैं तो आगे पीछे इस प्रकार से झूलते हुए दिखाई देते हैं जैसे कि पेड़ों की लचीली डालियां ऊपर नीचे हो रही हो। तो यहाँ पर बच्चों की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनका वर्णन कवि ने किया है। विशेष है कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। चेष्टा का अर्थ होता है इच्छा। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली युक्त मिश्रित शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पतंग कविता का चौथा पद है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कठिन शब्दार्थ हैं, किनारे यानी छत की मुंडेर, रोमांच यानी खतरों से उत्पन्न उत्साह जोश, रंध्र त्वचा पर बने छोटे छोटे छिद्र जिनसे पसीना निकलता है।
ये काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा रचित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कि कविता पतंग से लिया गया है। इसमें कवि ने पतंग उड़ाते समय बच्चों के सामने आती छतों की खतरनाक जो स्थिति होती है उसका वर्णन किया है। बच्चे छतों पर पतंग उड़ाते हैं, तो जब पतंग उड़ाते हैं तो आगे पीछे घूमते रहते हैं, दौड़ते हैं, तो वह स्थिति बहुत ही खतरनाक होते हैं। बच्चे छतों से नीचे गिर जाते हैं। उसी स्थिति का वर्णन कवि ने इस पद में किया है। व्याख्या है, कवि बताते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, जहां अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो गिरने जैसी दुर्घटना का डर बना रहता है, या उन्होंने कोई बचाने के लिए तेजी से प्रस्तुत नहीं हो सकता। केवल गिरने के भय से उत्पन्न हुआ उत्साह जोश ही रोमांच बनकर उन्हें बचाता है। इस समय उनका ध्यान पतंग की डोर, उसकी पतंग की ऊंचाई और उड़ान पर ही रहता है। जिस प्रकार डोर के सारे पतंग की ऊंचाई निर्भर करती रहती है, उसी प्रकार इसी धड़कती पतंग की ऊंचाई उन बच्चों को भी संभाल लेती है। उन्हें देखकर लगता है कि वे भी अपने रंध्रों के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। तो बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उड़ाते उड़ाते छतों के जो खतरनाक किनारे होते हैं वहां तक चले जाते हैं, और यदि थोड़ा ध्यान ना नहीं दें तो वो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। उनको बचाने के लिए उस समय वहां पर कोई प्रस्तुत भी नहीं हो सकता, लेकिन गिरने का भय से जो उत्साह पैदा होता है, जो रोमांच होता है, वही उनको बचा पाता है। उस समय उनका ध्यान केवल पतंग की डोर, उसकी ऊंचाई पर होता है। और जिस प्रकार से पतंग की डोर डोर के सारे पतंग उड़ता है, उसी प्रकार से बच्चे भी अपने शरीर के रंध्रों के सहारे उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। विशेष कवि ने पतंग उड़ाते समय प्रस्तुत होती खतरनाक स्थितियों से अवगत कराया है, बताया है। बच्चे भी रंध्रों के सहारे उड़ते हैं, दृश्य उपस्थित किया है। खड़ी बोली में भाव अनुकूल है। पतंग को कल्पना रूप में चित्रित किया गया है। पांचवा पद है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ये पद्यांश आलोक धनवा द्वारा रचित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। पतंग उड़ाते समय बच्चों को उत्साह और खतरों से बचने की जो निडरता है उसको कवि ने इस पद में प्रस्तुत किया है। कवि कहते कि आकाश में अपनी उड़ती पतंगों को देखकर के बच्चे अत्यधिक उत्साही हैं, मानो अपने रंध्रों के सहारे वे भी उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारे से गिर भी जाते हैं, परंतु अपने लचीले शरीर के कारण बच भी जाते हैं। बचने के कारण उनके मन का बचा खुचा भय भी समाप्त हो जाता है। फिर वे भय रहित होकर निडरता के साथ बिना डरे हुए चमकते सूर्य के सामने फिर से आ जाते हैं। उनकी गति और उत्साह और भी तेज हो जाता है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई बच्चों के भागते तेज कदमों के समीप स्वयं ही आ रही हो। तो बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शरीर के रंध्रों के सारे स्वयं खुद भी उड़ रहे हैं। कभी कभार वो छत के खतरनाक किनारे से नीचे गिर जाते हैं। और बच्चों का शरीर बहुत लचीला होता है, उनमें हड्डियां भी ज़्यादा होती हैं। एक वयस्क में 206 हड्डी होती हैं, लेकिन बच्चे में ज़्यादा हड्डी होती हैं। तो लचीले शरीर होने के कारण उनको कोई चोट नहीं पहुंच पाती है। तब बहरहित होकर के, निडर होकर के चमकते हुए सूरज के सामने फिर आते हैं और तेज गति उत्साह से वे पतंग उड़ाने लगते हैं। उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी तेज गति से घूमती हुई उनके व्याकुल पैरों के पास स्वयं चल करके आ जाती है। विशेष है, बच्चे खतरों को झेलकर साहसी बनते हैं, दुगने मनोवेग से पुनः अपना कार्य शुरू कर देते हैं। इस भाव को प्रस्तुत किया गया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद की प्रस्तुति है। भाषा में लाक्षणिकता व बिंब प्रयोग है। तो ये आलोक धनवा की कविता थी पतंग।
जो कि उनकी काव्य संग्रह, एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, ये संग्रहित है। सब पद पढ़े हमने, कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष का अध्ययन किया। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है। कविता के आसपास के जो प्रश्न हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपकी जो कविता है उसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिनका अध्ययन हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पुट अप होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ क्वेश्चन है। निबंधात्मक प्रश्न फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। रचनाकार का परिचय। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आरोह भाग 2 सेकंड चैप्टर आलोक धनवा। वीडियोज़ को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य स्टूडेंट्स के पास आप अवश्य ही शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। यदि कोई भी आपके मन में शंका हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।